नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी आजकल परीक्षा का माहौल चल रहा है। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी परीक्षाएं में बहुत तैयारी में व्यस्त है। इसी दौरान हम अपने खास करके IITE उसमें हिंदी विभाग में सेमेस्टर 3 में जो टॉपिक आता है, 4 यूनिट आते हैं। उसमें सबसे पहला यूनिट 1 भाषण कला, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। मैं विद्यार्थी मित्रों को आप एक अच्छे भाषणकार बनो, आपकी भाषा इतनी मधुर रहे कि जिससे आप अन्य व्यक्ति को भी प्रभावित कर सको और अपना काम सरलता से आप जो भी व्यवहार करना है उसमें कर सको। इसलिए मैं पहले तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि हमें अगर हमारे व्यवसाय में सफल होना है, कोई भी व्यवसाय हमारा क्यों ना हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, पर अगर आप अपनी बातचीत को अच्छे व्यवहार, अच्छे ढंग से अगर दूसरों के साथ कर सकते हो, भाषा का व्यवहार आप अच्छे से एक दूसरे के साथ कर सकते हो, तो ही आप अपने बात को, अपने व्यवहार को सरलता से आगे ले जा सकते हैं। तो आज हम यूनिट 1 भाषण कला, इस पे थोड़ी चर्चा, विचार विमर्श करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में भाषण कला में 4 सब पॉइंट है। पहला है वाक् प्रवीणता, दूसरा संबोधन की कला, तीसरा है विषय प्रस्तुति और चौथा है वर्णन कला, संवाद और वाक्पटुता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशंस, खास करके इस संस्थान में जो विद्यार्थी अपना प्रवेश लेते हैं, उनके लिए 100% ये बात सही है कि आप शिक्षक बनने वाले हो। कोई भी फील्ड में जाओगे पर आपका व्यवसाय शिक्षा का रहेगा। अब शिक्षा के माध्यम में तो हम जानते हैं कि एक शिक्षक किस तरह अपनी बात को विद्यार्थियों समक्ष प्रस्तुत करता है। बातचीत तो करनी पड़ेगी। बातचीत के दौर के बिना हम अपनी भाषण कला को, अपने व्यवहार को, अपने विचार को कैसे भला किसी के सामने रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है भाषण कला, इसमें हम फर्स्ट यूनिट में ये 4 मुद्दों पर चर्चा करके हम अपनी इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है वाक् प्रवीणता। आप सब एक वर्ग में बैठे हो। मान लो कि 60 स्टूडेंट्स इसी कक्षा में बैठे हुए हैं। अब मैं किसी एक को बोलूं कि बेटा आप आकर IITE का आपका पहला दिन इस विषय पर 5-10 वाक्य में अपनी बात, अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह विद्यार्थी अपने अनुभव को अच्छी तरह प्रदर्शित न भी कर पाए, पर जब वही विद्यार्थी बगीचे में या तो कहीं अपने मित्रों की मंडली में बैठा है, तो उसी समय हम ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं कि ये लड़का तो बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है, बहुत बातूनी है। यहाँ वाक् प्रवीणता, वाक यानी कि वाणी, बोलना, प्रवीण यानी कि कुशल, इन शब्द को भी हम अच्छी तरह समझते हैं। तो एक विद्यार्थी जब अपने मित्रों की टोली में अच्छी बात करता है,
तो क्यों वो वर्गखंड में भी अपने शिक्षक के सामने, अपने प्रोफेसर के सामने, क्या वो अपनी बात को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं कर सकता है? नहीं। पर हम सब जानते हैं कि एवरी क्लाउड्स हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। आप तो आईआईटीई के स्टूडेंट्स हो, आपको तो बोलना सीखना ही पड़ेगा। आपकी भाषण कला को आपको अच्छी तरह एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा, एक्सीलेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षक का साधन क्या है? एक शिक्षक सफल कब हो सकता है? तो शिक्षक की सफलता का साधन अपनी वाणी है। जब वह अपने विद्यार्थियों के साथ बात करता है तो उसी समय विद्यार्थी अगर उसी भाषा को वो पकड़ लेता है तो कहा जाता है कि वह विद्यार्थी लंबे समय तक उसी बात को अपने जीवन में उतारेगा, अपने व्यवहार में वो लेगा, और जहाँ भी ऐसा व्यवहार करेगा वहाँ वह दूसरों के सामने सफल बनेगा, क्योंकि उसकी समझ में आ गया है कि मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए। अब वाक प्रवीणता में ज़्यादा भार दिया जाता है अपनी वाणी को। एक भाषण कला को असरकारक बनाने के लिए जो पहलू हैं उसमें सबसे पहला पहलू है वाक प्रवीणता, कुशलता। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो अगर हम करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, वो श्रेष्ठतम नहीं बनेगा, वो काम पूरा हो जाएगा। परंतु उस काम में जो सफलता मिलनी चाहिए, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो गोल है, वो जिस तरह से सफल होना चाहिए वो सफल हो सकता नहीं है। तो एक विद्यार्थी को अपनी वाणी को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुझे गांधी जी का एक उदाहरण याद आता है कि गांधी जी जब बैरिस्टर बनने के लिए गए थे तो उसी समय उन्होंने अदालत को संबोधन किया था। एक अपनी जो वकालत की जो बात थी, प्रैक्टिस कर रहे थे ना वो वकालत की जो बात थी, उसको उन्होंने अन्य वकालत वाले जो लोग थे, वकील थे, जो ऑडियंस थी, जो श्रोतागण था, अदालत में जो बैठे हुए थे, उन सब के सामने प्रस्तुत करने का अपना इरादा रखा। अब उस समय ऐसा हुआ कि गांधी जी की बात को कोई नहीं सुन रहा था, सब अपने अपने काम में मशगूल थे, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। गांधी जी अपने आप ट्राई कर रहे थे कि मैं अच्छा बोलूं, मेरी बात लोगों तक पहुंचाऊं। उनको पीड़ा थी अपने मन में, पर वो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी की वाक प्रवीणता, गांधी जी में बोलने की स्किल्स नहीं थी। और इसी वजह से क्या हुआ, गांधी जी जो बात कहना चाहते थे वो अच्छी तरह कह पाए नहीं हैं। पर जब गांधी जी को पता चल गया कि मेरा वीक पॉइंट, मैं असफल हो रहा हूँ, लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि मेरे बोलने में प्रवीणता नहीं है, कुशलता नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब जब टाइम मिला और ख़ास करके उन्होंने अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए कोशिश की, प्रैक्टिस की। इससे प्रैक्टिस के बाद गांधी जी अपनी वाणी पर इतना प्रभाव ले सके, इतनी कुशलता आ गई उन्होंने बोलने की, उनकी छटा बन गई कि जहाँ 100 व्यक्तियों को इनवाइट किया गया था, ऐसे सभागृह में
हजारों 10,000 जितने लोग उमड़ पड़े, क्योंकि लोग चाहते थे कि गांधी जी की वाणी में जो प्रभाव है, जो सच्चाई है, वो और कहीं नहीं है। जब गांधी जी कहते हैं कि जेल भरो आंदोलन करो, तो लोग चले जाते थे उनकी एक बात पर, क्योंकि अभी गांधी जी में वो कुशलता आ गई थी कि अपनी वाणी से वो दूसरों को प्रभावित करे। और उनका जो ध्येय था स्वतंत्र भारत का, भारत को स्वतंत्रता दिलाने का, वो ध्येय की प्राप्ति तक उन्होंने अपने काम को वो करते रहे। तो एक शिक्षक को भी अपनी वाणी पर इतनी कुशलता लेनी है कि जिससे वो जो भी बोल रहा है, सामने जितना भी ऑडियंस बैठा है, वो एक ही दृष्टि से अपने सजल कान से वो उस बात को सुन रहा है और सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करना है। तब जाकर वो अपनी वाणी को प्रभावशाली बना सकता है। तो एक व्यक्ति को अपने भाषा में कुशल होने की बहुत आवश्यकता है, वाक् प्रवीणता होना बहुत आवश्यक है। अब हम जब बात करते हैं, मैं दूसरे टॉपिक पर आ रही हूँ कि संबोधन की कला। मैं जब बात करती हूँ, मैंने जब जैसे यहाँ शुरुआत की तो मैंने आप लोग से बात किया, नमस्ते विद्यार्थीगण, नमस्ते श्रोतागण, आप सब कैसे हैं, परीक्षा का माहौल चल रहा है। तो यहाँ मैं एक विषय प्रस्तुति के साथ मैंने नमस्ते कर कर आप लोग को मेरी बात से संबोधित किया। श्रोतागण, विद्यार्थीगण, विद्यार्थी मित्र, स्नेही, परम स्नेही, विश्वासु, प्यारे, सम्मानीय, इसे सब संबोधन हम कोई बात करना चाहे और आते ही मैं सीधे ही बोल दूं, भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप सब कर लेना। तो ये वाणी, ये मेरी भाषण कला के रूप में नहीं है। बोलना भी एक कला है। आप किस तरह से बोल रहे हो, वो कला को आपको अच्छी तरह सीखना चाहिए, जिससे श्रोतागण को कोई भी प्रकार की पीड़ा भी न हो, उनका समय भी वेस्ट न हो और आप अपनी बात को उनके सामने प्रदर्शित करो। इसके बाद का मुद्दा हम ले रहे हैं कि विषय प्रस्तुति। विद्यार्थी मित्र, जब आप कोई भी शाला में जाओगे, कोई भी कक्षा में जाओगे, विद्यार्थियों को कोई भी विषय का ज्ञान देने की शुरुआत करोगे, तो आप ऐसे नहीं कहोगे, टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर ये खोलो, चलो मैं पाठ पढ़ता हूँ, आप सब सुनिए, या तो आप पाठ पढ़ो, मैं सुनता हूँ। नहीं, हमें विषय प्रस्तुति पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी ने अगले क्लास में, चाहे वो मैथ्स पढ़ा है, चाहे तो विज्ञान का क्लास उसने अटेंड किया है, अब आकर सीधे हम बोल देंगे हम हिंदी में आज चंद्रशेखर आज़ाद वाले पाठ को पढ़ने वाले, तो विद्यार्थी को लगेगा यार ये कैसी टीचर है, थोड़ा सा भी विराम नहीं देती है और कुछ बात नहीं करती है। तो कोई भी भाषण कला या तो कोई भी अध्ययन मुद्दे को लेते समय विषय प्रस्तुति बहुत बहुत श्रेष्ठतम मानी जाती है। अब इसी विषय प्रवृत्ति में प्रस्तुति के समय आप अलग अलग विधाओं का, अलग अलग प्रवृत्तियों का प्रयोजन कर सकते हैं। कभी विषय प्रस्तुति के लिए हम कोई कहानी का निर्माण भी कर सकते हैं। जाकर वर्गखंड में विद्यार्थियों को कहेंगे कि चलो आज में हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। देखो पूरा क्लास कैसे अटेंशन में आ जाता है, उनको पता ही नहीं चलेगा।
और ऐसे 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 धीरे धीरे वो हेतु से लेकर हम उसको जो हमारा मुद्दा है उस तरफ ले जाएंगे। जैसे आपने नेताओं के भी भाषण सुने हैं, वो स्टेज पर खड़े होते हैं तो तालियों की गुंजनाद होती है। इसके बाद वह अपनी भाषा को प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं, पर पहले वो संबोधन भी करते हैं। डायस पर जितने लोग बैठे हैं उनका नाम लेकर उनका धन्यवाद करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ये हुआ संबोधन। इसके बाद वो विषय प्रस्तुति करेंगे कि आज वो जिस समारोह में वो उपस्थित हुए हैं उस समारोह का पर्पस क्या है, हेतु क्या है, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, परिणाम क्या आएगा, परिणाम के बाद हम कैसे नेक्स्ट इवेंट के लिए सुधार करेंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाषण कला की शुरुआत होती है। आगे कहते हैं कि उसमें वर्णन कला भी तो आती है, संवाद आते हैं, वाक्पटुता आती है। यहाँ जब हम बैठते हैं ना तो 1 घंटे का लेक्चर देना, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं विद्यार्थियों के सामने ही बैठकर तो मुझे तो पढ़ाना है, ऐसे मज़ा नहीं आता। क्यों मज़ा नहीं आती, क्यों खुशी नहीं मिलती इतनी? क्योंकि जब मेरी और आपकी आँख एक दूसरे की आँख में आँख डालकर हम बात करते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, एक दूसरे की हास्य को देखते हैं, एक दूसरे के मन के भाव को हम जब जानते हैं, तो उसी समय जो बातचीत का, जो व्यवहार का जो दौरा है हमारा, वो श्रेष्ठ रहेगा। साथ में आप लोग मेरे साथ संवाद करोगे, नहीं मैडम ये टॉपिक में तो मज़ा नहीं आया, चलो हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, या तो ये टॉपिक में हमें ये डाउट रह गया है तो मैम हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा और आपके बीच का कम्युनिकेशन हुआ, संवाद हुआ। तो भाषण कला के लिए संवाद बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक वर्ग में अपने आप बोले ही जा रहा है। अब आधे विद्यार्थी सो गए हैं, आधे मस्ती कर रहे हैं, फिजिकली सब प्रेजेंट रहेंगे, पर मेंटली कितने विद्यार्थी है क्लास में, तो वो हम किस तरह से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं? संवाद के जरिए, कि बीच बीच में मैं किसी बात पर उनको भी छोटे छोटे प्रश्न करूं, बेटा ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ऐसी बातचीत करके, संवाद करके, डायलॉग्स करके हम एक छोटी सी बात को प्रस्तुत करते हैं। और डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से अपने बात की प्रस्तुति इतने अच्छे से होती है कि सामने वाले विद्यार्थी के मन और मस्तिष्क पर वो जो भाव है वो चिपक जाता है। और जब उनको व्यवहार करना होता है तब वो ही साइलेंट भाव को वो जागृत करके वो अपने भाव को प्रकट करेगा, अपने व्यवहार में लाएगा। जैसे एक छोटा सा आपको गुजराती में काव्य है, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। हम सब जानते हैं ये गुजराती में बहुत पॉपुलर फेवरेट पोएम है सबकी, माँ के ऊपर लिखी हुई है। तो वर्ग में विद्यार्थी बहुत अच्छे से ये कविता गाता है, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। घर गया, अपने माँ से झगड़ा किया, क्या फ़र्क भी उस पढ़ाई का? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि इस पढ़ाई का क्या फ़र्क है? जब हम अपने माँ के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की भी एक हिंदी में कविता ले तो,
जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो विद्यार्थी मित्र, हमें भाषण कला में यही बात को समझना है कि हम जो बोलते हैं उसको अपने भाषण के द्वारा दूसरों के सामने प्रस्तुत भी करें और इसका इम्प्लीमेंट हमारे लाइफ में करें, तभी हम शिक्षा पद्धति को श्रेष्ठ कह सकते हैं। हमने पढ़ा, बीत गई सो बात गई, शोक नहीं करना है। पर पहले मेहनत करते नहीं है और जब परिणाम आता है तो रोने धोने बैठ जाते हैं कि मेरे तो परिणाम में ये आ गया, मेरा रिजल्ट अच्छा ही नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ कि आपने अच्छी तरह उस वर्णन को, उस पाठ को समझा नहीं था, उस कविता को समझी नहीं थी, उस प्रश्न को समझा नहीं था कि जिसका आपको उत्तर लिखना है, और इसी वजह से परिणाम आपका अच्छा नहीं आया, तो फिर आप रोने धोने शुरू हो गए। तो कोई भी भाषण कला में वर्णन कला, उस तरह से एक एक चीज़ का वर्णन करना है ताकि सामने वाले जो श्रोतागण बैठे हैं उनको ऐसा लगे कि नहीं, हम वही जगह पर हैं कि जहाँ का वर्णन हम सुन रहे हैं। हिमालय का वर्णन हो, मानसरोवर का वर्णन हो, नदी किनारा का दृश्य हो, तो उसी समय वो वर्णन करते समय, वर्णन भी एक आर्ट है, कला है, वो हमें उसी तरह करना चाहिए कि सामने वाले को पता चले कि नहीं, ये वर्णन सुनते समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वयं उस जगह पे हाजिर था और मेरे सामने से ही ये सब घटनाएं, ये सब दृश्य जा रहे थे। तो यहाँ भाषण कला में सबसे पहला यूनिट वाक् प्रवीणता, संबोधन कला, विषय प्रस्तुति, वर्णन कला, संवाद और आखिर है वाक्पटुता। वाक्पटुता आरोह अवरोह के साथ, भाव के साथ अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। जैसे कि मैं जब पढ़ रही हूँ तब मेरी जो लाइन चल रही है उसमें क्वेश्चन मार्क आया। अब मैं उस क्वेश्चन मार्क को पढ़ूँ ही नहीं, उसका भाव ही नहीं समझूँ, उसका मतलब ही नहीं समझूँ, वहाँ क्यों लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क किया गया है, और मैं सीधे एक ही स्वर में सब पढ़ना शुरू कर दूँ, तो सामने वाले को कुछ पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। हमारी बात में जब आरोह अवरोह नहीं होगा, ठीक समय पे पॉज नहीं होगा, हमारे उच्चारण की शुद्धि नहीं होगी, तो हमारी वाक्पटुता में कोई अर्थ नहीं है। जैसे कई बार ऑडियंस में हम बैठे होते हैं और कोई नेता भाषण करने के लिए खड़े हो जाते हैं और उसी समय 1-2 मिनट का भाषण सुनने के बाद ऑडियंस तालियां लगाना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या है कि आप जो बोल रहे हैं वो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगता है। इससे बेटर है कि आप, हमने क्लैप कर दिया, आपको सम्मान दे दिया, आप बैठ जाओ, हमें आपके भाषण की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ यूनिट 1 भाषण कला में हमने वाक् प्रवीणता, संबोधन की कला, विषय प्रस्तुति, वर्णन कला, संवाद और वाक्पटुता, इन 4 मुद्दों पर हमने ध्यान दिया। अब इसमें आगे है वाक् प्रवीणता।
हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि वाक् प्रवीणता में भाषण एक कला के तौर पे हम देखा जाता है। कोई भी भाषण देना हम उसको सीधे स्वर में नहीं दे सकते हैं। इसमें खास करके व्याख्यान देना होता है। जैसे आप अभी सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, मेरी वाणी से मैं आपको, आप जो श्रोतागण बैठे हैं उनको संतुष्टि दे रही हूँ, संतुष्टि देने का प्रयत्न करती हूँ। साथ साथ व्याख्यान देते हैं। नई नई कलाएं, उसके मुख्य पहलू में है वास्तविकता। बहुत अच्छा मुद्दा है ये। मैं जिस बात को कहने जा रही हूँ उसमें अगर आपको वास्तविकता न लगे, मैं कोई चीज़ का वर्णन करूँ और गप्पे लगाऊँ उसमें, अरे मैंने तो देखा था कि हिमालय पे मैं गई थी और वहाँ से एक आदमी नीचे गिरा और वो बर्फ़ में चला गया। अगर मेरे बोलने में कुछ भाव होगा तो व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, ये सही बात है, कोई वास्तव में गिरा होगा। पर कोई उसमें रियलिटी ही ना दिखे, ऐसी बातें हो। कोई कहे कि हमने तो हिमालय पे बाघ का बड़ा झुंड देखा, शेर था, शेरनी थी। कभी कभार होगा, पर हर रोज के लिए तो वो निवास नहीं करते वहाँ। तो जब वास्तविकता नहीं होती है, उस बात में हमें विश्वास होता नहीं है। नेक्स्ट मुद्दा है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। हम जो बात कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। हम यहाँ कुछ और कहें और हमारा व्यवहार कुछ और करे तो आगे जाके को किसी को विश्वास नहीं रहेगा हमारे पर। हमारा अगला टॉपिक है निर्भीकता। हम सब जानते हैं कि किसी बात को हमें अगर दूसरों के सामने प्रस्तुत करनी है तो अगर वहाँ कोई गलती हो रही है तो हमें बताना ही पड़ेगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। ये जन समुदाय के लिए अगर ऐसी घटना घटित हुई तो ये अच्छा नहीं होगा। वहाँ हमें निर्भय बनकर उस बात को औरों के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जब जर्नलिज्म करते हैं ना, उसी समय उनको ये बात खास समझाई जाती है, क्योंकि एक रिपोर्टर जो होता है उसको अपनी बात को अच्छी तरह पेश करनी होती है। वहाँ कोई पॉलिटिक्स भी बीच में नहीं आता है, कोई व्यक्ति भी बीच में नहीं आता है, कोई संस्था बीच में नहीं आती है। हर एक व्यक्ति को उसी समय निर्भीक बनकर अपना जो व्यवहार है, अपनी जो बात है, उसको आगे ले जाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है भाषा की पसंद की। हम सब जानते हैं कि अभी तो हम हिंदी का तास है, इसीलिए हिंदी में बात कर सकते हो। पर जब मैं कहीं कोई ऑडियंस के सामने भाषण देने गई, मैं गुजरात में हूँ तो लोग गुजराती हिंदी आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि टीवी सीरियलों ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, खास करके हिंदी के लिए, कि चूल्हा जलाने वाली माता जी कि जिसको एक शब्द लिखना नहीं आता है, वो भी हिंदी सीरियल अच्छी तरह देखती हैं और बात भी करती हैं कि ऐसा आया था, ऐसा आया था, ऐसा आया था। सिनेमा जगत, उन्होंने भी हिंदी भाषा के लिए बहुत अच्छा एक प्रभाव डाल दिया कि हिंदी इतनी मधुर भाषा है। पर जब जैसे कि मैं साउथ में गई तो साउथ में जनरली हिंदी बोलने वाले, समझने वाले बहुत कम हैं, और वहाँ बड़े ऑडियंस में मुझे भाषण देना है
तो मुझे उनकी मातृभाषा में देना पड़ेगा। मैं वहाँ गुजराती में बात करना शुरू कर दूँ, मैं हिंदी में बात करना शुरू कर दूँ, तो वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि कोई भी श्रोता उसको समझ नहीं सकता है। तो वो कैसे आपकी बात को समझेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा और उनके व्यवहार में लेगा। इसलिए जहाँ भी हमें भाषण देना है तो उसी समय हमें समझना चाहिए कि सामने जो ऑडियंस बैठी है वो ऑडियंस में ज़्यादातर लोग किस बात को समझ रहे हैं, किस भाषा में बात करूं तो उनके लिए इजी रहेगा। खास करके हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जहाँ जाते हैं उस प्रदेश की मातृभाषा में अगर हम बात करें, हिंदी सर्वसामान्य है, देश भर में, राष्ट्र में बहुत सारे लोग हिंदी को जानने वाले मिल जाएंगे। तो मैंने मेरी भाषा की पसंदगी अगर किया, उनकी मातृभाषा में मैंने बात किया, तो शायद मेरे बात का प्रभाव होगा। मुझे बहुत याद है कि मैं 2008 में जब जापान गई थी और एक स्कूल कॉलेज में विज़िट के लिए गए, तो उनके प्रिंसिपल ने हमारा आवकार किया और उन्होंने 2 हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, आइए। अब वो तो थे जापानीज, वो कैसे सीखे नमस्ते, आइए, पधारिए। पर उन्होंने हमारे लिए प्रयत्न किया कि ज़्यादा नहीं, इसके बाद का हमारा दौर इंग्लिश में रहा, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन लैंग्वेज हो जाती थी। पर जब पहली ही मुलाकात में कोई हमारी भाषा में बात करता है तो हमें उस व्यक्ति से लगाव हो जाता है कि ये तो अपने वाला है। आप कहीं परदेश में घूमने जाओ, अमेरिका में जाओ, कहीं लिफ्ट में हो या तो बगीचे में बैठे हो और वहाँ आपको कोई इंडियन मिल जाए और आपके साथ हिंदी में बात करे, आपकी मदर टंग में बात करे, तो कितना अच्छा लगेगा, आप कितने खुश हो जाओगे। तो भाषा की पसंदगी भी वाक् प्रवीणता के लिए, भाषण कला के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद का जो मुद्दा है, उच्चारण एवं आरोह अवरोह। उच्चारण की शुद्धता बहुत आवश्यक है। श, स, श, र, म, य, प, फ ऐसे शब्दों को हमें प्रॉपरली उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो उसका गलत अर्थ हो जाता है। एक च की जगह पे आप श लगा दो, पूरी बात अपभ्रंश हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारा आरोह अवरोह, बोलने का उतार चढ़ाव, वो भी हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और इसके साथ साथ है समय आयोजन। अब सब जानते हैं कि जब भाषण देने के लिए आपको खड़ा किया जाता है तो आपके लिए समय निश्चित किया हुआ होता है कि आपको 1 घंटा दिया गया है, आपको 15 मिनट दी गई है। 15 मिनट की जगह पे एक एक व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति को 15 मिनट का समय दिया है। अगर एक एक व्यक्ति 25, 30, 55 मिनट ले लेगी तो फिर ऑडियंस की हालत क्या होगी। ऑडियंस को शौचालय भी जाना होता है, ऑडियंस को पानी भी पीना होता है, ऑडियंस को भूख भी लगती है, ऑडियंस को और भी कोई काम होते हैं। तो हमारी भाषण कला के समय हमें खास करके समय का आयोजन करना बहुत आवश्यक है। जो समय के साथ चलता है वही विजयी हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अपनी भाषण कला को डेवलप करने के लिए नीचे के पहलुओं पर ध्यान रखोगे। इसके बाद का जो हमारा मुद्दा है वो संबोधन की कला। हम सब जानते हैं कि अगर हमें किसी के साथ बात करना है तो पहले हमें उसको हमारा बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और जब वह अपनी भाषा में बात करता है संबोधन के साथ, तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है
कि ये व्यक्ति मेरे लिए इतना सीख कर आया। तो किसी भी बात की शुरुआत हमें संबोधन के साथ करनी चाहिए। और विविध प्रकार के संबोधन के बारे में तो आप प्राइमरी लेवल से सीखते आ रहे हो कि आपको शिक्षक को कौन सा संबोधन करना चाहिए, आचार्य को कौन सा संबोधन करना चाहिए, मित्र को, माँ बाप को, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको कैसा संबोधन करना चाहिए। ये सब बातें हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। इसके बाद वाला मुद्दा है हमारा 1.3 विषय प्रस्तुति। आप जब एक शिक्षक बनकर जब आपको फाइनली किसी भी शाला में नौकरी मिलेगी तो ये मुद्दा बहुत काम आएगा। हम वर्गखंड में जाकर ऐसा नहीं कह सकते कि चलो आज हम ये पाठ पढ़ते हैं। उस विषय के लिए विद्यार्थियों को मन को प्रेरित करना पड़ता है, क्योंकि अगले तास में विद्यार्थी और कुछ पढ़े हैं। वो तुरंत भाषा के लिए, भाषा से गणित के लिए, गणित से पीटी के लिए, पीटी से विज्ञान के लिए, उनको भी मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। और इसलिए विषय प्रस्तुति बहुत बहुत कामयाब रहती है। हम अलग अलग मुद्दों के जरिए विद्यार्थियों को विषय प्रस्तुति करवा सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछो, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को उस विषय पर ले जाओ कि जिस विषय को आप पढ़ाना चाहते हो। इसके बाद उनको परिचय करवाओ कि देखो हमने ये प्रश्न में ये जवाब मिले, अब उस जवाब के जरिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज हम इस विषय पर जाएंगे और उस विषय की चर्चा करेंगे। कोई छोटी सी कहानी कहकर भी आप विषय प्रस्तुति करवा सकते हो। कोई तथ्य को बताकर, किसी संबंधित दृश्य को बताकर, कोई उदाहरण देकर, कोई चित्र प्रदर्शन के द्वारा, कोई वार्तालाप के द्वारा, कोई टेप रिकॉर्डर के द्वारा भी उनको कोई मैसेज सुना सकते हो, कोई गीत सुना सकते हो। और ऐसा करके विद्यार्थी विषय प्रस्तुति की ओर जा सकता है। फिर ये सब करने के बाद हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि देखो बेटा, हमने ये बातों की माहिती लिया, तो उस माहिती को जोड़कर मैं आज आपको उसी अनुसंधानित विषय पर लेने जा रही हूँ और उस विषय का भी हेतु यही है। ऐसा कर कर हम विद्यार्थियों को एक विषय से दूसरे विषय की ओर ले जा सकते हैं। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है वर्णन कला, संवाद और वाक्पटुता। अब उसमें सबसे पहला आता है वर्णन कला। हम सब जानते हैं कि हर जगह पे व्यक्ति जा नहीं सकता है, वो पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि आज का ज़माना इतना बिजी हो गया, पढ़ाई इतनी टफ हो गई, जॉब में भी इतना कंपटीशन आ गया, जॉब आवर्स इतने हो गए, तो क्या जो जब चाहे वहाँ जाकर वो उस स्थल के बारे में, उस घटना के बारे में कुछ सोच सकता है? बिल्कुल नहीं। या तो उसको उसके बारे में पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, कहीं आजकल तो ज़्यादातर यूट्यूब सर्च कर लेते हैं विद्यार्थी। ऐसा कर कर हमें उस वर्णन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। बाढ़ का दृश्य है, सैनिक की आत्मकथा है, नदी किनारा का मनोरम दृश्य है, समुद्र का तूफान है, एक पागल आदमी की विविध चेष्टाएं हैं। ऐसे सब विषयों पर अच्छे से वर्णन लिखने वाले लोग घर बैठकर भी उस इलाके में सैर करके आ जाते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। कश्मीर जाना हम सबके लिए नामुमकिन है,
बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, माहौल देखना पड़ता है, फिर हम कश्मीर जा रहे हैं। पर अगर घर बैठे हम कश्मीर का प्रवास पुस्तक पढ़े, यूट्यूब पे इसका वर्णन सुने, तो हम किसी से बात करने तो लायक हो जाएंगे। अरे मैंने कश्मीर की यात्रा पढ़ी थी, उसमें इतना अच्छा झील प्रदेश का वर्णन था, तो मेरा तो मन हो रहा है कि मुझे भी वहाँ जाकर झील प्रदेश देखना है। तो वर्णन कला में विविध दृश्य का वर्णन हो सकता है, प्रवास वर्णन हो सकता है, घटना वर्णन हो सकता है, परिचय वर्णन हो सकता है। इसके आगे वाला टॉपिक है हमारा बेटा संवाद। हम सब जानते हैं कि एक दूसरे के साथ छोटे छोटे बड़े बड़े वाक्यों में बात करते हैं, उसको कहते हैं संवाद। नो वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, इट मीन्स डायलॉग। एक दूसरे को प्रश्न करता है, दूसरा जवाब देता है, वो प्रश्न करता है तो यह जवाब देता है। इसमें संचार की भी बहुत आवश्यकता है, और हम सब जानते हैं कि भाषण कला में जो बातचीत की कला है ना, वो सबका मन मोह लेती है। अगर हमारी बात अच्छी तरह हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो बार बार वो बात उसके मन मस्तिष्क पर आती रहती है कि नहीं नहीं, आज वर्षा मैम ने ये वर्णन किया था, ये बात की थी। ऐसा कहकर हम और लोगों को भी ये बात बता देते हैं कि आज पता है हमें ऐसी बात की थी, क्योंकि आपको अच्छी लगने लगी है, उस बात ने आपके मन को जीत लिया है, तो वो कोशिश करता है कि मैं औरों के मन को भी जीत लूं। भाषण कला अगर अच्छी होती ना, तो व्यक्ति की सफलता होगी। नरेंद्र मोदी, हम सब जानते हैं, गुजराती में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। जहाँ जाते हैं उस प्रदेश को वो खास करके हिंदी राष्ट्रभाषा में बात करना उचित समझते हैं। पर वो हम सब जानते हैं कि अगर मोदी जी की सफलता है तो उनके भाषा पर के कमांड को, उनकी भाषण कला को, उनकी स्पीच को, इनकी स्पीच आर्ट को, कंटेंट पावर तो है ही, कार्य भी है। पर जब वह बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी भाषण को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि उसमें जो भाषण कला के जो पहलू हैं, उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी भाषण कला का विकास किया। आप भी एक सफल भाषणकार बन सकते हो। अगर आप कोई भाषण देना चाहते हो तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखोगे तो आप भी एक सफल भाषिक बन जाओगे। इसके आगे का मुद्दा है अंग्रेजी में कम्युनिकेशन। गुजरात प्रदेश ऐसा है कि अंग्रेजी को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे एक बहन से मिलना हुआ था और उनके घर में एक सर्वेंट आती थी। वो इतनी सीधी सादी सर्वेंट थी कि वो गुजराती भी बहुत धीरे धीरे बोल पाती थी और इतना स्पष्ट नहीं, आरोह अवरोह कुछ भी नहीं, यानी उसको कोई भाषा और उसका बोलना, उसमें कोई व्यवहार ही नहीं था। पर जब उनकी मालकिन उनसे बात करती थी, गुस्सा करती थी, तो मालकिन उनके सामने अंग्रेजी भाषा में बात करती थी, नौकरानी के सामने। क्या फ़ायदा? मालकिन को एक शब्द भी, एक सेंटेंस भी समझ में आने वाला है? तो ऐसा प्रभाव पाड़ने की, किसी के सामने ऐसा प्रभाव डालने की क्या ज़रूरत है? खास करके जहाँ हम अपनी मातृभाषा में बात कर सके, वहीं हमें अपनी मातृभाषा में ही बात करनी है, क्योंकि हमने जन्म इस मिट्टी में लिया है, हमें स्वप्न
उसी भाषा में हम बोल सकते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक राजा ने अपने जो सेनापति थे, सिपाही थे, उन सबको बुलाया, क्योंकि उनके राज दरबार में एक बड़ी चीज की चोरी हो गई थी। अब सबको समझना था कि ये चोरी किसने किया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो राजा ने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि इन सबको, मुझे जिन जिन पर डाउट है, मुझे सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो कहा कि इतने व्यक्ति इस सभागृह में जाए और वहाँ उनको सिर्फ लंगोटी पहनकर रखना है। मेरा जब मन करेगा तब मैं उस सभागृह में जाऊंगा। एक दिन हो गया, उनको अच्छा खाना पीना सब कुछ मिलता था। फिर दूसरे दिन राजा एक बाल्टी में गरम गरम तेल भर कर गए और जितने पर वो चोरी का डाउट था ना, ऐसे 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 छिड़कते रहे। उसी समय सबको यही आवाज दिल से निकली कि जो उनकी मातृभाषा थी, और वो इतनी आक्रंद वाली आवाज थी क्योंकि वो गरम तेल शरीर को छूता था तो बड़े बेहाल हो जाते थे लोग। पर आवाज उसी में निकलती थी कि जो उनकी मातृभाषा थी, जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। तो खास करके हमें गुजरात में तो ये बात ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि जहाँ तक हो हमें हमारी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। हिंदी का सहारा आप ले सकते हो। अंग्रेजी में अगर सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है तो आप अंग्रेजी में बात करो। अगर वो समझ ही नहीं रहा है तो आपको अंग्रेजी में बात करने से क्या फ़ायदा है। आवाज़ की प्रभाविकता, आपका आवाज़ परफेक्ट होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। आपको अगर गाना गाना है तो भी आपके आवाज़ में इतनी ही कोमलता होनी चाहिए, तो बोलते समय भी हमारा आवाज़ कर्कश न हो। ऐसे मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए। समय की पाबंदी खास, नहीं तो ऑडियंस चली जाएगी। आप भाषण देते रहोगे, ऑडियंस चुप मंतर, कोई बैठेगा ही नहीं ना, क्योंकि सबको अपना अपना काम होता है। और जीवन का महामार्ग अगर कोई है तो मेरे हिसाब से यह भाषण कला है, क्योंकि भाषण कला ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव को, अपने विचार को दूसरों के सामने अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्र, आज एक इस छोटे से टॉपिक पर हमने चर्चा किया, विचार विमर्श किया। इस विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना इसीलिए चाहती थी कि IITE के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, आप तो शिक्षक बनने ही जा रहे हो, और एक शिक्षक अगर अपने जीवन में तभी सफल हो सकता है कि जब उसके भाषा पर अपना प्रभुत्व होगा, उसकी भाषण कला में जो आर्ट होनी चाहिए, जो कला दिखनी चाहिए, वो दिखेगी, तो वह अपनी बात को दूसरों के सामने सरलता से व्यक्त कर सकेगा। विद्यार्थी मित्रों, आपको आपके जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज मैं हमारा आज का वक्तव्य पूरा करती हूँ, संपन्न करती हूँ। नमस्कार।